आज जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो सभी लोगों ने उनको याद किया है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी को। उनको भी नमन करते हुए उनकी जो कहते हैं कि जो शौर्य उन्होंने कलकत्ता से वहाँ से शुरुआत की थी और एक ऐसे क्षेत्र में शुरुआत की थी जहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं थे। हिंदी अहिंदी भाषी मतलब जहाँ हिंदी नहीं थी वहाँ से हिंदी अखबार की शुरुआत करना, ये साप्ताहिक अखबार की शुरुआत करना अपने आप में एक बड़ा कहते हैं कि दमखम होना होता है। सबको पता है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, अगर आप हिंदी पत्रकारिता या अखबार निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं निकाला होगा, जो मैं सोचता हूँ। इसका मतलब था उनका उद्देश्य ही हिंदी को लेकर अलग जगाना था, हिंदी को लेकर आगे बढ़ना था, हिंदी को स्थापित करना था और हिंदी को मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को आज भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं और प्रयास करते जा रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में मिले। राजभाषा है पर राष्ट्रभाषा के रूप में उसे स्थापित किया जा सके, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा अपना अनुभव रहा है। जब से मैंने मैं विद्यार्थी भी रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षक रहा, और इस दौर में जब हमने देखा पत्रकारिता की हम लोगों ने शुरुआत की, उस दौर में सिर्फ 2 जगह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2 संस्थान थे जो पत्रकारिता की शिक्षा उसमें भी एमए की डिग्री देते थे। एमए की डिग्री अगर आपको एमजेएमसी लेनी है तो सिर्फ 2 संस्थान थे जहां से मिलते थे। और पत्रकार कितने निकलते थे? 10 सीटें हुआ करती थी, मैक्सिमम 20 सीटें, इसका मतलब कि 40 लोग, 40 की संख्या थी जो पत्रकारिता पढ़ के निकलती थी। 1999 की बात मैं बता रहा हूं, 1995 से 99 के बीच। तो ये हाल था उत्तर प्रदेश का, ऐसा ही हाल पूरे भारत में था। हाँ, मतलब एमजे नहीं रहा होगा, हो सकता है कि मेरी जानकारी में कमी हो, लेकिन मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से वहां भी रहा होगा तो 20, 30, 40, इससे ज्यादा नहीं थी। मेरा जो मुख्य विषय है वो संख्या को लेकर है कि जिस समय हम शिक्षा दे रहे थे, पत्रकारिता शिक्षा की शुरुआत हुई थी, अखबार कम थे और उनका अखबार कम होने के कारण उसमें मांग भी पत्रकारों की बहुत कम थी। इसीलिए पत्रकारिता शिक्षा के केंद्र जो है उसी तरह से सीमित थे और पत्रकारिता भी जगह जगह, कई जगह, हर जगह नहीं थी। तो इस कारण से जितने लोग भी पत्रकारिता पढ़कर निकलते थे वो कहीं ना कहीं अखबारों में या फिर उससे संबंधित कोई भी सरकारी संस्था रहे जहाँ पे कुछ नौकरियाँ हुआ करती थी, वहाँ पर वो उनको जगह मिल जाती थी। लेकिन पत्रकारिता शिक्षा के में बदलाव आया और पत्रकारिता शिक्षा सिर्फ प्रिंट मीडिया मतलब पत्रकारिता तक नहीं रह गई। अगर आप लोगों को याद हो, एक गल्फ वॉर हुआ था। तकनीकी रूप से गल्फ वॉर ने भारत में जो एक सबसे बड़ी चीज इस्टेब्लिश की थी वो थी लाइव ट्रांसमिशन की। लाइव ट्रांसमिशन, उसने गल्फ वॉर को लाइव दिखाया था, जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि अब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उस लाइव स्ट्रीमिंग का जो सबसे बड़ा असर हुआ भारत में वो हिंदी पत्रकारिता में टेलीविजन चैनल्स का जो आगमन हुआ 1984 से। अगर आप देखेंगे जो सीरियल चालू हुए पत्रकारिता में, फिर उसके बाद 90 के बाद धीरे धीरे जिस तरह से हमारी जो सैटेलाइट्स थी, जिसमें पोलर ऑर्बिट से हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे पहुंच गए। पोलर ऑर्बिट से जब हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे पहुंचे तो जो आम जनता को ये सारी बातें नहीं पता लगती हैं, लेकिन जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ कि हमारे पास डेटा स्ट्रीमिंग के संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा स्ट्रीमिंग के संसाधन आ गए, अब हम और ज्यादा डेटा भेज सकते थे। तो उसी तरह से चैनल्स का भी ढेर सारे चैनल्स लगातार आते चले गए और पत्रकारिता में बदलाव आया। हिंदी पत्रकारिता जो सिर्फ प्रिंट मीडिया तक सीमित थी वो टेलीविजन में भी आ गई, और टेलीविजन के साथ साथ जैसे जैसे हमारी कहते हैं ना कि भारत में साक्षरता बढ़ी, भारत में डिजिटल क्रांति आई, टेलीविजन एक था, फिर टेलीविजन के बाद एक और टेक्नोलॉजी आई जिसका यहाँ पे स्मरण कराना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आज के युग में हम डिजिटल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे। वो टेक्नोलॉजी थी कन्वर्जेंस के,
कि उसने कई सारे प्लेटफॉर्म को कन्वर्ज करके एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया और वो एक प्लेटफॉर्म आपका स्मार्टफोन के रूप में आपके सामने आ गया। तो डिजिटल दौर जो शुरू होता है, जो मुझे लगता है कि टेलीविजन तो था ही, हिंदी पत्रकारिता था ही, लेकिन जो बदलाव आया वो बदलाव पत्रकारिता में स्मार्टफोन आने के बाद से जिस तरह के बदलाव देखे गए, वो बदलाव पूरे विश्व में परिलक्षित हो रहे हैं। एक आंकड़ा में, चूंकि मैं एकेडमिशियन हूं, आंकड़े के आधार पे बात करता हूं, तो एक आंकड़ा आपसे साझा करना चाहता था कि किस तरह से जो सबसे बड़ी चीज होती है कि तकनीकी सर्वप्रथम हमको जोड़ती है। सबसे पहले तकनीकी हमको जोड़ती है, फिर इसके बाद हमारे घरों को वो तोड़ती है। मैं आपको 1984 का उदाहरण दे रहा हूं। 1984 में बनारस में इंदिरा गांधी जी का अंतिम वो टर्म चल रहा था, और इंदिरा गांधी जी को जहां तक मैं जानता हूं टेली मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था। वो अपने इस कार्यकाल में, जो 80 के बाद वाला कार्यकाल आया था, इस कार्यकाल में उन्होंने टेलीविजन पे बहुत ध्यान दिया और लगभग रोज एक रिले स्टेशन वो उद्घाटन कर दिया करती थी। 1984 में अगस्त में उन्होंने बनारस में एक रिले स्टेशन का उद्घाटन किया। हमारे घर में भी वो रिले स्टेशन के उद्घाटन के बाद टेलीविजन आया, और टेलीविजन आने के बाद हम लोगों ने दुर्भाग्यवश उसी महिला का हम लोगों ने असैसिनेशन देखा, और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो ये जो टेलीविजन आया, टेलीविजन क्रांति आई, उस क्रांति में सबसे पहले टेलीविजन हमारे बेडरूम में आया। फिर बेडरूम में आने के बाद हम सब लोग क्या करते थे, घरों के सारे लोग इकट्ठा होते थे, सिर्फ घर वाले नहीं इकट्ठा होते थे, टेलीविजन एक प्राइज्ड पोजीशन हो गया। अगल बगल के लोग भी आपके साथ आते थे। आप अपने घर में पराठा खाते हुए लोगों को ये बताते थे कि देखिए हमारे पास टेलीविजन है, और आपका नेबरहुड आपके पास आता था, और सब लोग साथ बैठ के चाय पीते हुए आनंद लेते थे। लेकिन तकनीकी ने टेलीविजन के जो प्राइस है उसको कम किया, और धीरे धीरे आपका जो ड्राइंग रूम का टेलीविजन था वो आपके बेडरूम में चला गया, और धीरे धीरे यही टेलीविजन आपके हर जगह चलता चला गया। तो फिर क्या हुआ कि उस ड्राइंग रूम से निकल कर लोग बेडरूम में चले गए, बेडरूम से निकल के फिर हर रूम में चले गए। तो एक परिवार, जिस परिवार में 5 लोग थे, उस 5 लोगों के पास 5 टेलीविजन सेट आ गए, और पहले परिवार जो एक साथ बैठकर संचार करता था, वो परिवार एक साथ बैठ के संचार करने की जगह हर कमरों में सीमित हो गया। और इस सीमितता के कारण पहले परिवार के अंदर संदेह उत्पन्न हुआ, फिर समाज के अंदर संदेह उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो क्रांति जो हमें लग रही थी, उसने हमारे घरों को धीरे धीरे जकड़ लिया था, तोड़ना शुरू कर दिया था। हमारी आंखों के सामने हमारे घर टूट रहे थे, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हम इसे विकास मानकर और तरक्की मानकर उसको लेकर चले आ रहे थे, लेकिन न तो वो विकास की श्रेणी में मैं रखता हूं, ना तरक्की की श्रेणी में रखता हूं। क्यों? क्योंकि जिससे हमारे घर टूट जाए उसको विकास नहीं कहता। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, और ये कमी पहले केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन ने पूरी की। उसके बाद डीटीएच आया, तो गांव जो छूटे हुए थे उस गांव को भी गिरफ्त में ले लिया। अभी तो शहरों में ही था, लेकिन डीटीएच ने गांव को भी गिरफ्त में ले लिया। अभी आप देख लीजिए, जब से स्मार्टफोन आया है, स्मार्टफोन आने के बाद गांव में अभी टेलीविजन जब नाम लेते थे तो हम टाटा या फिर एयरटेल इस तरह के सेट्स की बात करते थे, बड़े बड़े एंटीना की बात करते थे। वो सारे एंटीना गायब हो गए। क्या आपको दिखाई दे रहा है? वो सारे एंटीना कहीं ना कहीं गुम होते चले जा रहे हैं। तो टेलीविजन ने किया क्या? टेलीविजन ने या फिर तकनीकी ने हमारे समाज को पहले एक लुभावना, बड़ा ही लुभावना परिदृश्य हमारे सामने लेकर आया, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे से आपकी जड़ें काटता चला गया, लेकिन हमें पता नहीं चला, ना ही कोई लिख रहा था। सभी लोग इसके माया जाल में फंसे हुए थे। तो जिम्मेदारी किसकी थी लिखने की? जिम्मेदारी पत्रकारों की लिखने की थी। जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी हम जैसे एकेडमिशियंस की थी, जो ये बताते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं शिक्षक, और अगर हम पत्रकार को भी श्रेणी में रखें, चूंकि कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग का बहुत बड़ा माध्यम होता है अखबार, तो कहीं ना कहीं वो पत्रकार भी जिम्मेदार था। उसने बताया नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ना ही शिक्षक ने बताया। और साथ में हमारे जो प्राथमिक जो संचार के केंद्र होते हैं, घर, परिवार, वहां के बड़े बुजुर्ग भी शुरुआत में सिर्फ इस पोजीशन को अपने साथ जोड़कर ड्राइंग रूम कल्चर के साथ लेते हुए
आगे बढ़ते चले गए और हमारे समाज में संचार में इतनी विकृतियां आती चली गई कि वो विकृतियां अब हमें खाने को दौड़ रही हैं, तो फिर हम त्राहिमाम करते हुए इससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और फिर अभी हम लोगों ने कहा, किसी ने शब्द का इस्तेमाल किया, मोबाइल जर्नलिज्म आ गया, मोजो आ गया। अभी किसी ने किताब लिख दी, ड्रोन जर्नलिज्म आ गया। कोई किताब लिख रहा है, सीसीटीवी जर्नलिज्म आ गया। पत्रकारिता होती है, इसके टूल्स बदलते हैं, लेकिन पत्रकारिता नहीं बदलती है। हम अगर मोबाइल जर्नलिज्म, सीसीटीवी जर्नलिज्म, ये ड्रोन जर्नलिज्म, इस तरह के नामकरण करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता को कहीं ना कहीं हम एक एकेडमिशियन होने के कारण मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता का कार्य क्या है। शुरुआत से अगर देखें तो जैसा कहा गया, मिशनरी पत्रकारिता थी, लेकिन वो मिशन तो स्वतंत्रता होने के बाद खत्म हो गया। हमारा मिशन खत्म हुआ तो मिशन के बाद क्या हुआ? मिशन के बाद हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता की खुमारी हमें लेकर बैठ गई। एक ऐसा दौर आया जिसे हम रोमांटिसिज्म का दौर कहते हैं। आप चाहे हिंदी फिल्मों में देख लें, उस समय राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार और राज कपूर, ऐसे लोगों की फिल्में आने लगी जो आपको रोमांटिसिज्म के दौर में लेके चले गए। लेकिन वो दौर पत्रकारिता में भी था, सब लोग वाह वाह करने में लगे। सरकार जाहिर सी बात है कि पत्रकार के माध्यम से अपने जो भी चुनौतियां थी या फिर जो भी उपलब्धियां थी उनको प्रसारित करने लगी। लेकिन यही दौर जब 20 साल बीतता है, 25 साल होता है, तो फिर युवा एक पीढ़ी जो स्वतंत्रता के बाद आती है वो रोजगार मांगना शुरू करती है, कहती है कि हमें रोजगार चाहिए। वो कहती है कि समाज में भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्त हुए 25 साल 30 साल ही नहीं होते हैं कि हमें एंग्री यंग मैन की जरूरत पड़ जाती है। तो अमिताभ बच्चन के रूप में एक एंग्री यंग मैन भी आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से पत्रकारिता की भी दौर बदलता है, हमें समाज में दिखाई देता है। समाज बदलने के जयप्रकाश जैसे लोग आते हैं, वो नेतृत्व अपना लेकर आते हैं, उनके नेतृत्व में वो समाज आगे बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदी पत्रकारिता नहीं बदल रही है, हिंदी पत्रकारिता के साथ समाज बदल रहा है, और समाज जब बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। हिंदी पत्रकारिता के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये कलम का सिपाही तो खुद संकट में है। वो आपकी बातें लिखता है लेकिन उसकी बातें कौन सुनता है, जो सबसे बड़ी बात है। अगर आप देखें तो जो पत्रकार आप ये कल्पना करते हैं कि आपकी परेशानियों के बारे में अखबार में छप जाए, लेकिन आज अगर आप देखें पत्रकार साथी बैठे हुए हैं साथ में, मैं भी, चूंकि वीरेंद्र गुप्ता जी मेरे बगल में दैनिक जागरण के मालिक रहा करते थे, मैं देखा करता था पत्रकारिता में 1999 में जब मैं एमए करके निकला तो पहले सोचा कि पत्रकारिता करूंगा, लेकिन जब पत्रकारिता करने के लिए गया तो वीरेंद्र गुप्ता जी दैनिक जागरण 700 रुपए देना उन्होंने कबूल किया। अब 700 रुपए में 1999 में आपका घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता करके घर का खर्च चला ले, तो 700 रुपए में एक युवा जो पढ़कर निकलता है उसकी सोच होती है कि उसको नौकरी मिलेगी, वो समाज में आगे बढ़ेगा, अपना घर मकान परिवार संभाल कर आगे बढ़ेगा। पत्रकारिता शिक्षा में यहीं से, चूंकि उपलब्धता, मैंने क्यों शुरुआत में आपको यही बात बताई थी, उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है समाज में। पत्रकारिता पढ़े हुए लोग बहुत ज्यादा होते चले जाते हैं, इसलिए वो 700 को स्वीकार कर सकते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए एक मित्र 300 रुपए में कबीर चौरा में, रात कबीर चौरा बीट उनको मिलता है, 300 रुपया मात्र मिलता था। बेचारे रात के 9 बजे से रात के 2 बजे तक वो बीट दिखा करते थे। तो आप पत्रकार की स्थिति समझिए कि पत्रकार को मिलता क्या है। पत्रकार को सबसे ज्यादा तिरस्कार मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, चैलेंज कहां है हिंदी पत्रकारिता में? हिंदी पत्रकारिता में आपको देहरादून में, आपको दिल्ली में, आपको मुंबई में चैलेंज नहीं मिलेगा, या आपको लखनऊ में चैलेंज नहीं मिलेगा। हिंदी पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है, वो आपको और नीचे जाकर मिलता है, जहां पे आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका सभासद आपसे नाराज हो जाता है, आपका कोई भी बगल वाला आपसे नाराज हो जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पैसा मिलता नहीं, आप पैसा मिल नहीं रहा, आप स्टाफर हो नहीं, और आपके सामने सब लोग आपसे ये चाहता है कि आप समाज बदल दो। तो जाहिर सी बात है यहीं पे कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर हम पत्रकारिता शिक्षा को, पत्रकार को और पत्रकारिता की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पत्रकारिता शिक्षा में बदलाव करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पत्रकारिता शिक्षा लेकर जो व्यक्ति समाज में जाता है वहां पे उसको कैसे नौकरी मिले इसका बदलाव करना पड़ेगा।
आपको सिविल सर्विस देनी है, आपको पता है कि 1 साल में सिविल सर्विस निकल जाएगी। सिविल सर्विस का परीक्षा का आप देख लेते हैं कि आपको पता चलता है कि एनडीटीवी में कब नौकरी निकली, क्या आपको पता चलता है कि आज तक में नौकरी का कब निकला, क्या आपको पता चलता है कि विभिन्न टेलीविजन चैनल नियुक्ति की कौन सी प्रक्रिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं है। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर अब बनी होगी तो भी मुझे ये लगता है कि वो प्रक्रिया बड़ी सतही तौर पे है, और साथ ही साथ उसमें गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से पत्रकार जो पढ़कर जा रहा है बच्चा, अभी किसी ने कहा एमटी में 4 लाख रुपए देकर अगर आप पत्रकारिता की शिक्षा पढ़ रहे हैं, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको 20,000 रुपए 15,000 रुपए हिंदी पत्रकारिता में, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा। अगर आप स्टाफर बनते हैं तो 30,000 रुपए मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप किस बात की कल्पना कर रहे हैं कि पत्रकारिता की दशा, हिंदी पत्रकारिता की दशा सुधरेगी? ये दशा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम हिंदी पत्रकारिता के लिए समाज नहीं खड़ा होगा। समाज को खड़ा करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकारिता अभी आप देखें किसके हाथ में है। पत्रकारिता पूरी की पूरी जो है, आप जिन अडानी अंबानी की बात करते हैं उन्हीं के हाथ में चली गई है, बिजनेसमैन के हाथ में चली गई है। पत्रकारिता का सामाजिक सरोकार खत्म हो चुका है, पत्रकारिता बिजनेस बन चुकी है। लेकिन अगर बिजनेस भी ईमानदारी से किया जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन समस्या क्या है, जो बिजनेस का मूल है वही पत्रकारिता के मूल में घुस गया है। संपादक नाम की संस्था का क्षरण हो चुका है, और अगर आप देखें तो विज्ञापनों की जो प्रभाव है वो लगातार अखबार पर बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप समाचार कम हो रहे हैं, विज्ञापन बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सप्लीमेंट देखें, सप्लीमेंट में आपको विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी पत्रकारिता की दिशा या दशा बदलने के लिए हमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता शिक्षा और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप लॉ की डिग्री लेते हैं तो आपके पास एक नियामक संस्था है, बार काउंसिल है। अगर आप एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं तो आपके पास एक संस्था है जहां से वो आप गवर्न होते हैं। लेकिन पत्रकारिता क्यों ऐसी स्थिति में आ गई, उसका कारण है कि शुरू से ही एक बात पर जोर दिया गया था कि क्या पत्रकार पैदा किए जा सकते हैं या पत्रकार बॉर्न होते हैं, जन्मजात पत्रकार होते हैं, या पत्रकार पैदा नहीं किए जा सकते। ये तब की बातें थी जब पत्रकारिता अपने शैशवावस्था में थी। उस समय अगर आप पत्रकारिता में जाने वाले लोगों को देखें तो जिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है, जय शंकर प्रसाद की बात हो रही है, या फिर जितने लोगों की बात हो, सबके सब साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में जो दम था वो समाज में बदलाव लेकर आता था। तो पत्रकारिता उस समय, और वही लोग थे जो पत्रकारिता में भी जुड़े हुए थे। पत्रकारिता प्रशिक्षण नाम की कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब यह था कि इसका जो जन्म हुआ वो प्रशिक्षण से जन्म नहीं हुआ। पत्रकारिता में आप ज्यादातर राजा राममोहन राय को देख लें या फिर जुगल किशोर जी को ही देख लें, उन्होंने उदंत मार्तंड का जो वहां से शुरुआत की। तो पत्रकारिता प्रशिक्षण जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इस प्रश्न को आज तक हम साध नहीं पाए। जिस तरह से यूजीसी आज तक ये बता नहीं पाया कि नेट जरूरी है कि पीएचडी, उसी तरह से आज तक हम ये नहीं निकाल पाए हैं कि पत्रकारिता पढ़ाया जाए या बिना पढ़े पत्रकार हो सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदी पत्रकारिता का कहीं से भी कोई भला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी पत्रकार बन जाता है। अभी जिस डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, उस डिजिटल मीडिया पे आजकल पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ उगाही का अड्डा बना हुआ है। हमारे विद्यार्थी निकल रहे हैं, वो न्यूज पोर्टल खोल लेते हैं, यूट्यूब चैनल चला लेते हैं, जिनके लिए आपको सीधे सीधे कहीं कोई बहुत ज्यादा करता है तो एमएसएमई पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेता है और उस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के आधार पे अपना न्यूज पोर्टल चला रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका उत्तरदायित्व तो कहीं बनता ही नहीं है। वो अकेले है, खड़ा है, बलिया पे बलिया खबर चला रहा है। यहाँ अभी देहरादून या हल्द्वानी में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वाले पत्रकार मिल जाएंगे। उनको पत्रकार कहें कि ना कहें, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए तो आपको दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हो सकता है पीछे बैठे मिले, ये लोग आगे दिखाई देंगे। तो ये जो बदलाव आ गया है डिजिटल मीडिया के कारण, और ये जो हमारे पत्रकार हैं, जो वास्तव में पत्रकार हैं, वो पीछे छूटे चले जा रहे हैं। पीछे छूटे क्यों चले जा रहे हैं? मजीठिया आपने किया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मजीठिया को लागू किया, लेकिन उसके बाद ज्यादातर अखबारों ने मजीठिया भी नहीं लागू किया। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी में तो है पैसा, लेकिन हिंदी में वही समस्या आपके सामने आती है कि कहीं पैसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता
कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसके बारे में ये प्रश्न सोचने की बात है। दूसरी बात है, जो एकेडमिक बात मैं आपको बता रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले पत्रकारिता लीनियर मॉडल था, पत्रकारिता का लीनियर मॉडल था, जहां पर एक गेट कीपिंग हुआ करता था, गेट कीपिंग का सिद्धांत था। अब वो गेट कीपिंग का सिद्धांत रेलेवेंट नहीं रहा। इसी तरह से क्यों गेट कीपिंग का सिद्धांत रेलेवेंट नहीं रहा? क्योंकि गेट कीपर डिसाइड करता था कि क्या आपके पास जाएगा, क्या नहीं जाएगा। एक अखबार में अगर रिपोर्टर ने अपनी खबरें भेज दी, न्यूज एडिटर वहां पे है, एडिटर वहां पे है, वो डिसाइड करते थे कि किस तरह से खबरें जाएंगी। एक तरह से अगर हम फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि फ्री स्पीच है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन अगर इस सभागार में मैं बोल रहा हूं और आप सब बोलने लगे तो हो सकता है कि यहां पे कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। तो बोलने के पीछे कहीं ना कहीं, फ्रीडम के पीछे कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस भी जरूरी है। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है chaos हो जाएगा समाज में और हम सब कहीं ना कहीं खो जाएंगे इसी समाज में। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर वास्तविक रूप में जो सही पत्रकार है, जो पत्रकारिता करना चाहता है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। समाज ने छोड़ दिया साथ। कहा जाता है कि पत्रकारिता लोकहित में बहती हुई नदी है। जैसे हम साहित्य की बात करते हैं कि साहित्य, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, पर ये मेरा मानना है कि साहित्य एकांतिक चिंतन का साहित्य एकांतिक चिंतन के कारण पैदा होता है। जब हम एकांत में रह के चिंतन करते हैं, और पहले साहित्य स्वयं के लिए होता है, लेकिन पत्रकारिता हमेशा जनहित में बहने वाली नदी होती है। पत्रकार अपने बारे में कभी नहीं सोचता। पत्रकार की जब कलम चलती है तो वो हमेशा जनता की सोचता है, लोगों की सोचता है, समाज की सोचता है, और समाज के लिए ही वो जलता रहता है पत्रकार। बहुत सारे लोग पत्रकारिता की काफी कहते हैं कि चर्चा आजकल करते हैं, और उसकी चर्चा निगेटिव तरीके से ही करते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि एक बार आप इस प्रोफेशन में घुस जाइए, तब आपको पता लगेगा कि कैसी परिस्थितियों में वो पत्रकार कार्य कर रहा है। वैसी परिस्थितियों में अगर आज शिक्षक को कार्य करना पड़े, समाज के और लोगों को कार्य करना पड़े, तो आपके भी कार्य और व्यवहार में प्रभाव आएगा। तो उसको दोष वहां नहीं देने की जरूरत है, पत्रकार को दोष देने की जरूरत नहीं है। दोष देने के लिए हमें अपने जो ढांचे हैं उसको सुधारना पड़ेगा। और आज की पत्रकारिता शिक्षा, जैसे मैं आप बात कर रहा हूं, सबसे पहले शिक्षक को खुद को सुधारना होगा। कई बार ये होता था कि शिक्षक जो जानता नहीं है उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन नौकरी लग गई, उसके बाद जानने की इच्छा शिक्षक के को नहीं रही। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो इसका मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में रहने के काबिल नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षकों को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा और स्वयं करना पड़ेगा। मैं यहां कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट ने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, तीसरी बार ऑस्कर अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हुई है। आप ऑस्कर अवार्ड समझ सकते हैं कि ऑस्कर अवार्ड कितना बड़ा अवार्ड होता है। भारत में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन ने जीता है। तो आप वहां तक, मैं कहता हूं, ये जो सारी बातें हम करते हैं कि 10 से 5 की शिक्षा कोई होती है, शिक्षा को एक दायरे में जब हम मानने लगते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को पढ़ा लिखा कर डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं बना पाते हैं। तो शिक्षा को, अगर हिंदी पत्रकारिता को आप चाहते हैं कि वो एक दायरे से निकले, आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है हिंदी पत्रकारिता की जो शिक्षा है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाएं, और फिर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आपको तुरंत इंडस्ट्री में भी दिखाई देने लगेगा। ये सारी बातें हमको ही करनी पड़ेंगी, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को हमें पहले ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होने वाला। तो ये जो डिजिटल एरा आया है उसमें हमारे सामने जो चैलेंजेस आए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो फेक न्यूज़ का आप सब जान रहे हैं कितना असर है, और इसमें बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। एक बार वायरल हो रहा था खबरें, वहां दंगा हुआ दिल्ली में, तो एक खबर वायरल हो गई, फोटो वायरल हो गई तुरंत कि पुरुष तो पुरुष, हम मुसलमान स्त्रियां भी जो है ईंटें पत्थर फेंक रही हैं। एक फोटोग्राफ निकाल के गुलेल से पत्थर मारते हुए स्त्रियां थी। मैंने जब उसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वो फिलिस्तीन का निकला। तो कहीं का आपने विजुअल लिया और कहीं से जोड़ा और उसको भेज दिया, और हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना ये देखे हुए कि हमको उसके तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी।
अगर आप एक सभ्य समाज की कल्पना कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सभ्यता वाला व्यवहार हमें अपने अंदर से शुरू करना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं भगत सिंह हो, लेकिन दूसरे घर में हो। हमारे घर में भगत सिंह हम नहीं चाहते। हम दूसरों से चाहते हैं कि अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम खुद अच्छा व्यवहार करने के लिए तत्पर नहीं हैं। तो जब तक ये सारी बातें हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक समाज बदलने वाला नहीं, हिंदी पत्रकारिता बदलने वाला नहीं। तो पत्रकारिता में जहां तक मुझे मानना है, फेक न्यूज की जो शिक्षा है डिजिटल युग में, सबसे पहले इसे प्राथमिक विद्यालयों में चालू कर देना चाहिए। पत्रकारिता की शिक्षा, बहुत सारे ऐसे विश्व के देश हैं जिन्होंने समाचार सही है कि गलत है इसकी जानकारी प्राथमिक विद्यालयों से शुरू कर दी है। कक्षा 1 कक्षा 2 में ये पढ़ाने लगे हैं कि ये गलत है या सही है। जिस तरह से बैड टच गुड टच के बारे में इतना सरकार बता रही है, उसी तरह से गलत खबर और सही खबर के बारे में भी हमें बता दे। क्योंकि हमारा कंजम्पशन अगर गलत होगा, शुरुआत से ही अगर हमने गलती कर ली है, तो फिर वो गलती सुधरने वाली नहीं है, ये मानकर चलिए। तो हमें कहीं ना कहीं से फेक न्यूज को पकड़ने के लिए वहीं से शुरुआत कर देनी है। अभी एमए में आएंगे, बीए में आएंगे, वहां से फेक न्यूज पकड़ेंगे, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें शुरुआत वहीं से कर देनी है। और दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता शिक्षा में, जैसा आप ये समझ रहे हैं, आप लोग भी रिसर्च पेपर लिखा करते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो आपके रिसर्च में क्या गड़बड़ियां ये पकड़ लेते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, जो अभी चैट जीपीटी और एआई की बात कर रहे थे, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो चैट जीपीटी और एआई से अगर आपने लिखा है तो पकड़ लेंगे। और अभी एक बच्चे ने एक शिक्षक से अपना 6 लाख रुपए मांग लिया, 6 से 8 लाख रुपए था, वो वापस मांग लिया। कहा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो चैट जीपीटी से है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो एआई से है। और उसने सारा का सारा निकाल के धर दिया कि ये है क्या, इस बात के लिए मैंने 8 लाख रुपए दिया है कि मुझे चैट जीपीटी और एआई से आप पढ़ाएंगे। तो आप ये मत मानिए कि आप शिक्षक हैं। जैसे आपने कहा कि प्रेस रिलीज लिख दिया, एआई से लिख दिया, इससे लिख दिया, ये सारे के सारे टूल को जहां एक आपके पास सुविधा आती है, वहीं पे आपके पास नियंत्रण का भी जरिया बनता है। समाज ऐसा नहीं होता। समाज में जहां आप देखेंगे किसी बदलाव आया, तो उस बदलाव को नियंत्रित करने के लिए समाज खुद ब खुद काम करने लगता है। जैसे पृथ्वी है, आपने पृथ्वी में इतने बदलाव किए, जरा सा मौका मिलता है तो पृथ्वी अपने आप को खुद ब खुद नियंत्रित करने लगती है। उसी तरह से समाज है, समाज भी अपने आप को नियंत्रित करता है। और कहीं पे अगर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है, तो जाहिर सी बात है उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिससे कि अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है, उसी के साथ एआई चेकर भी आ गया है। तो ये सब कुछ जो भी सारी बातें मैं कह रहा हूं, वो बातें सिर्फ इसलिए हैं कि हिंदी पत्रकारिता जो हमारा विषय है कि डिजिटल एज में हिंदी पत्रकारिता की क्या दिशा और दशा होगी, हम सिर्फ हिंदी पत्रकारिता की ही क्यों बात करें। सिर्फ हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, अगर हम देखें तो समाज में ही इसके कारण बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और उन बदलाव को ध्यान में रखते हुए हमें चर्चा करनी चाहिए। मैंने अभी अपना एक रिसर्च पेपर इसी बात पे लिखा है कि कंस्ट्रक्टेड फेक ह्यूमन, अभी फेक न्यूज की बात चल रही है, जिसको मैं अभी सिंगापुर में 12 से 18 जुलाई को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो कंस्ट्रक्टेड फेक ह्यूमन और ह्यूमन की जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंच गई है। तो हम अभी डिजिटल हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। अभी जिस एआई की बात कर रहे थे, वो एआई बहुत आगे तक जा चुका है, निकल चुका है, लेकिन उससे भी लड़ने के टूल हमारे पास हैं, हथियार हमारे पास हैं। तो ये इस समाज में अगर कोई चीजें कोई कुछ आगे बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने वाले लोग भी हैं। जैसा हम सब लोगों ने सुना था कि कंप्यूटर आया तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, एआई आया तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तकनीकी आती है, वो दूसरी तकनीकी को पीछे धकेलती है, लेकिन वो तकनीकी जीवित रहती है, डॉर्मेंट कंडीशन में रहती है, और फिर जब जमीन उसको उपजाऊ मिलती है तो वापस आ जाती है। इसमें रेडियो का बहुत बड़ा उदाहरण है। जब टेलीविजन आया तो रेडियो को पीछे ढकेल दिया, लेकिन जब एफएम आया तो रेडियो पुनः एक नए रूप में आपके सामने आ गया। चिंता हमें होनी चाहिए, क्योंकि समाज है तो चिंता करना ही उचित है, और समय से पहले अगर हम चिंता करें तो और अच्छी बात है। जब हमें वो सारी चीजें प्रभावित कर चुकी हैं तो भी चिंता करें तो अच्छी बात है, लेकिन समय निकल जाए उसके बाद चिंता करें तो उस चिंता का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए आपको आगाह करना है कि डिजिटल जो एज है उसमें सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, बाकी के विषयों में भी ध्यान देने की जरूरत होगी। और मैं ये मानता हूं कि बदलाव
स्वयं अपने अंदर लाना होगा। शिक्षक और शिक्षार्थी जब दोनों बदलेंगे तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ पत्रकारिता बल्कि पूरी की पूरी शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन होगा और हम सब मिलजुल कर एक नए भारत की कल्पना जो हम कर रहे हैं उसको पाने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।